ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। वो रात के अंधेरे में आता था और सुनसान जगहों पर अकेले सोने वाले किसी भी शख्स का सिर पत्थरों से कुचलकर अंधेरे में ही गायब हो जाता था। इस तरह से इस शख्स ने एक एक करके करीब 28 लोगों का कत्ल किया, मगर आज तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि आखिर कौन है ये पत्थर वाला कातिल और क्या है इसका राज। Stone Man strikes again. बात बॉम्बे यानी आज के मुंबई की है। 1985 का साल खत्म होने वाला था। इस दरमियान मुंबई की सड़कों पर एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। दरअसल हुआ ये कि साल के आखिरी महीने में मुंबई पुलिस को सायन इलाके के एक फुटपाथ पर एक लाश मिलती है जिसका सर बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था, लेकिन सर के अलावा पूरे शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। मगर उसका सर इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। लाश को देखकर ही लग रहा था कि उसका सिर बड़ी ही बेरहमी से बहुत ही वजनी पत्थर से कुचला गया है। उसके बाद पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में पता चला कि इसकी मौत रात के 2 से 4 बजे के बीच हुई है, जब वो गहरी नींद में सो रहा था। फिर सायन पुलिस थोड़ी छानबीन करती है और इंतजार करती है कि कोई लाश की शिनाख्त करने आए या कोई इसे जानने वाला आए, पर काफी दिन बीत जाते हैं और कोई नहीं आता। तो आखिर में सायन पुलिस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है और धीरे धीरे इस केस की छानबीन ठंडे बस्ते में चली जाती है। कुछ महीनों की खामोशी के बाद पुलिस को उसी सायन इलाके में एक दूसरी लाश मिलती है। वो लाश भी फुटपाथ पे मिली और उसके कपड़ों से भी यही लग रहा था कि वो बहुत ही गरीब है और उसका सर बहुत ही बुरी तरह से कुचला हुआ था। मगर उस टाइम तक पुलिस ये भूल चुकी थी कि ठीक वैसी ही लाश उसे कुछ महीनों पहले भी मिली थी और दोनों का कोई कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन पुलिस कोई कनेक्शन नहीं छोड़ती और कुछ दिनों बाद मामला इधर उधर हो जाता है। थोड़ी बहुत तफ्तीश के बाद ये केस भी ठंडा पड़ जाता है। तो कहने के लिए हमारे देश में कानून सबके लिए एक जैसा है, मगर कड़वा सच ये है कि बेहद गरीब लोगों के लिए वही कानून उतनी गंभीरता से काम नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। वहीं अगर ये लाश किसी अमीर या पावरफुल नेता की होती तो शायद ये इंक्वायरी इतनी जल्दी ठंडी नहीं पड़ती। खैर, इसके बाद कुछ महीने और बीत जाते हैं और पुलिस को मुंबई में ही किंग सर्कल्स नाम के एक इलाके में तीसरी लाश मिलती है। किंग सर्कल जो एरिया है वो माटुंगा पुलिस के जुरिडिक्शन में आता है। तो माटुंगा पुलिस वहां पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है। उस लाश की भी वही हालत थी, फुटपाथ के किसी कोने में पड़ा एक गरीब आदमी जिसका सर बहुत बेरहमी से कुचला हुआ है। तो जब सायन के एक ही इलाके में 2 लाशें मिली, वहां पुलिस कोई कड़ियां नहीं जोड़ पाई, तो ये तो दूसरा इलाका था और अलग अलग इलाकों की पुलिस वैसे ही अपनी बातें एक दूसरे से जल्दी शेयर नहीं करती। तो इस केस का भी वही हाल हुआ जो पिछले 2 केसों का हुआ था और पुलिस जल्द ही ये सारी बातें भूल जाती है। उसके कुछ महीनों के बाद फुटपाथ से एक चौथी लाश मिलती है। फिर कुछ महीनों की खामोशी के बाद 5वीं और फिर 6ठी। जब 6ठी लाश मिली तब जाकर पुलिस का माथा चकराया और वो सोचने पर मजबूर हुए। अब तक जो 6 लाशें मिली थी वो सभी लाशें या तो सायन से या फिर किंग सर्कल माटुंगा से मिली थी। तो 6ठी लाश मिलने पर माटुंगा पुलिस के एक ऑफिसर ने गौर किया कि इन सभी मर्डर्स का मोड्स ऑपरेटिंग एक है। इसके बाद जब उन्होंने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि सायन इलाके में भी फुटपाथ से इस तरह की कुछ लाशें बरामद की गई थी और तब जाकर पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़नी चालू की। इसके बाद पता चला कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है और अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं सभी में बहुत सारी चीजें कॉमन थी, जैसे कि सारे लोग फुटपाथ पर सोने वाले थे, बेहद गरीब, कचरा बिनने वाले, मजदूरी करने वाले और कुछ नशेड़ी या भिखारी थे। दूसरा कि इनमें से किसी का भी कोई परिवार नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई ऐसा जानने वाला था जो उन लाशों की पहचान कर सके। तीसरा कि सभी के सर पत्थर से कुचल दिए गए थे और वो भी कोई मामूली पत्थर से नहीं बल्कि किसी भारी भरकम पत्थर से। चौथा कि सभी की मौत रात के करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हुई थी और सभी के ऊपर सोते वक्त हमला किया गया था। इन लाशों को बरामद करने के दरमियान पुलिस को लाश के पास से एक पत्थर भी मिला जिस पर खून लगा हुआ था और जब उस पत्थर की जांच की गई तो उसका वजन 30 किलो निकला। इन सब बातों से पुलिस के सामने एक चीज उभर कर आई कि अगर कातिल कोई एक इंसान है तो वो एक जवान और हट्टा कट्टा इंसान होगा, क्योंकि
30 किलो का वजनी पत्थर उठाकर किसी पर हमला करना किसी उम्र दराज या शरीर से कमजोर इंसान का काम नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल और था कि क्या इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं? इसका जवाब अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बना था, जिसे हल करने के लिए उन्होंने जांच शुरू की। लेकिन सभी केस की फाइल पढ़ने के बाद ये चीज साफ थी कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है और इन सभी मौतों का जिम्मेदार कोई एक इंसान या फिर कोई एक ग्रुप है। और जब ये सारी चीजें पुलिस के सामने आई तो लोगों को अलर्ट किया गया, खासकर उन लोगों को जो फुटपाथ पर सोते थे। इसी बीच मुंबई पुलिस को एक आदमी के बारे में पता चला जो कि वेटर का काम करता था और फुटपाथ पर सोता था। दरअसल एक रोज वो आदमी रात के वक्त फुटपाथ पर सो रहा था और हमलावर ने उस पर हमला किया, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई, जिससे उसे मामूली चोटें आई, लेकिन उसकी जान बच गई। इसके बाद मुंबई पुलिस को लगा कि शायद अब उस सीरियल किलर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन जब पुलिस उसका बयान लेने पहुंची तो पता चला कि उसने उसका चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि जहां वो सोया हुआ था वहां अंधेरा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आया। मुंबई पुलिस के चेहरे पर थोड़े समय के लिए जो चमक आई थी वो अब फिर मायूसी में बदल गई। पर पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और रात को अपनी पेट्रोलिंग को और बढ़ा दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ ही दिनों बाद 7वीं लाश भी सामने आ गई। ऐसा करते करते साल 1985 से 1988 आ गया और इन 3 सालों के अंदर मुंबई पुलिस फुटपाथ से अब तक 12 लाशें बटोर चुकी थी, पर कभी किसी लाश की कोई मिसिंग रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, जिसकी वजह से मरने वाले की भी कोई पहचान नहीं हो पाई और सर कुचलने की वजह से उनका चेहरा भी सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस ने लाश की बाकी चीजें जैसे कपड़े वगैरह से भी उन लाशों की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी उन्हें नाकामी ही मिली। इससे साफ पता चलता था कि उस सीरियल किलर ने कोई भी हत्या करने से पहले अपनी तरफ से पूरे इलाके और जिसे शिकार बनाना है उसकी अच्छी तरह से रेकी की और उसकी हर एक्टिविटी की छानबीन की। उसके बाद उन हत्याओं को अंजाम दिया और इसी वजह से वो कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। एक एक करके उसने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मौत के आंकड़े पर हमेशा एक सवाल बना रहा। कई जानकारों का मानना है कि इस सीरियल किलर ने करीब 26 लोगों की जान ली थी, लेकिन मुंबई पुलिस के अनुसार ऑफिशियली केवल 12 लोगों की ही जान गई थी। दरअसल कई लाशों की तो FIR दर्ज ही नहीं की गई ताकि लोगों में दहशत न फैले, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त लोगों में इतना खौफ फैल गया था कि लोगों ने रात में घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। मगर बेचारे गरीब और बेसहारा लोग जो भीख मांगकर, कचरा बिनकर या मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, जिनका कोई भी अपना घर नहीं था, वो कहाँ जाए? उन्हें मजबूरन उसी फुटपाथ पर डर के साए में सोना पड़ता था। खैर मुंबई पुलिस ने बहुत कोशिश की कि उस सीरियल किलर को पकड़ा जा सके। बहुत सारे लोगों को उठाया भी गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उस कातिल के बारे में अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला था। ना ही कोई नाम सामने आया और ना ही कोई चेहरा। मगर 1988 के अंत में जब उन्हें 12वीं लाश मिली, उसके बाद अचानक से सिलसिला रुक गया। पिछले 3 सालों से जो हर 2-4 महीने में एक लाश फुटपाथ पर मिल रही थी, अब वो बंद हो गया। लगभग 7 से 8 महीने बीत गए थे और ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। उसके बाद मुंबई पुलिस ने राहत की सांस ली, मगर अपनी तफ्तीश को जारी रखा। अब 6 से 7 महीने बीत चुके थे बिना किसी हादसे के। जून 1989 आ गया। इस दरमियान कोलकाता से एक चौंकाने वाली खबर आती है और 1989 में वो कलकत्ता हुआ करता था। दरअसल कोलकाता पुलिस को एक लाश मिलती है जिसका सर एक भारी पत्थर से कुचला गया था और ये लाश जो थी वो सेंट्रल कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास मिली थी, जहां फुटपाथ पर काफी सारे गरीब, भिखारी या बेघर लोग सोते थे। कोलकाता पुलिस को लगा कि शायद ये कोई आपसी दुश्मनी का मामला होगा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस थोड़ी बहुत छानबीन करती है और कुछ ही दिनों बाद फुटपाथ से एक दूसरी लाश भी मिल जाती है और फिर तीसरी लाश भी मिल जाती है। पुलिस को एहसास होता है कि ये मामला कुछ और है, क्योंकि तीनों लाश की हालत एक जैसी थी। सभी के सर पत्थर से बुरी तरह कुचले हुए थे, क्योंकि मुंबई में जो हादसे हुए थे उसकी जानकारी पूरे देश में फैल चुकी थी और कोलकाता पुलिस को भी इसकी जानकारी थी। उन्होंने भी मुंबई की सारी कहानियां पढ़ी थी, इसलिए वो फौरन अलर्ट हो गए। ऐसी खबरें मीडिया से ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती और कोलकाता के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर छाप दिया और पहली बार इस कातिल के लिए एक नए नाम का जन्म हुआ, स्टोन मैन। हालांकि उसका ये असली नाम नहीं था, लेकिन पूरे देश में ये नाम फैल गया और अब उस गुमनाम कातिल को हर कोई स्टोन मैन के नाम से ही जानने लगा।
आज भी उसे इसी नाम से जाना जाता है। खैर, जब ये खबरें मीडिया में आई तो पुलिस ने अपनी गश्त और अपनी मैन पावर को बढ़ा दिया, लेकिन इतनी चौकसी के बाद भी कुछ ही महीनों बाद चौथी लाश मिल गई और फिर पांचवी, और ऐसा करते करते सिर्फ 6 से 7 महीने में ही कोलकाता पुलिस के सामने 13 लाशें थी। मतलब कि मुंबई में ये सिलसिला 1988 के अंत में खत्म हुआ। वो सिलसिला 7 से 8 महीने बाद 1989 में कोलकाता में फिर से शुरू हो गया था। मुंबई पुलिस को 3 साल के अंदर 12 लाशें मिली, लेकिन कोलकाता पुलिस को सिर्फ 7 महीने के अंदर ही 13 लाशें मिल चुकी थी और सभी 13 लाशों की कहानी एक जैसी थी। सब कुछ मुंबई जैसा ही था। कोलकाता पुलिस को भी लाश के पास से एक पत्थर मिला था। उसका वजन भी तकरीबन 20 किलो से ऊपर था, जो मुंबई की लाश के पास से मिले पत्थर की तरह ही था। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने स्टोनमैन को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जो उनके इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। हर फुटपाथ पर नजर रखी जाने लगी। लोगों को आगाह किया गया कि वो अकेले ना सोए, बल्कि ग्रुप में और रोशनी वाली जगहों पर सोए। अंधेरी जगहों से बचने के लिए लोगों को अलर्ट किया गया ताकि स्टोनमैन के हमले से बचा जा सके। इस दरमियान हर उस शख्स को हिरासत में लिया गया जिस पर जरा सा भी शक होता। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन किसी से भी कोई सबूत नहीं मिला। पर इस सर्च ऑपरेशन का एक फायदा जरूर हुआ कि पिछले लगभग 6 महीनों से जो मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था, वो अचानक से अब रुक गया था। अब उन 13 लाशों के बाद कोलकाता पुलिस को और कोई लाश नहीं मिली, जो कोलकाता पुलिस के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर, स्टोनमैन का कुछ पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है कि उस ऑपरेशन के दरमियान पुलिस ने जितनी भी संदिग्धों को पकड़ा हो, उन्हीं में से कोई एक कातिल हो, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उसे छोड़ना पड़ा हो, या हो सकता है कि इस सर्च ऑपरेशन के डर से स्टोनमैन ने कोलकाता छोड़ दिया हो। कहानी कुछ भी हो सकती है, मगर सच्चाई ये है कि पुलिस को स्टोनमैन के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि मुंबई और कोलकाता में मिलाकर 25 लोगों का ऑफिशियल कत्ल हुआ, लेकिन एक भी चश्मदीद सामने नहीं आया। न कभी किसी ने उसे आते हुए देखा, न कभी किसी ने उसे जाते हुए। बाद में मुंबई और कोलकाता पुलिस ने एक ज्वाइंट इंक्वायरी भी की और कई एक्सपर्ट्स के साथ बात करके उस किलर की मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की गई। और सभी बातों का निचोड़ ये निकला कि एक साइको किलर था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो सारे लोगों का कत्ल करता था। इन कत्लों का मकसद कोई दुश्मनी नहीं थी, बस खून करने से उसे सुकून या एक तरीके की खुशी मिलती थी, और फिर उसे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से नफरत थी, या फिर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो ये हत्याएं करता था। उसने कभी भी ग्रुप में सोने वाले लोगों का शिकार नहीं किया और हमेशा उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जो थोड़े अंधेरे में सोते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि वो कातिल बहुत ही शातिर था, जिसने 2 बड़े शहरों की पुलिस को चकमा दिया और उन्हें बेवकूफ बनाया। इन्वेस्टिगेशन में ये तक पता नहीं चला कि जिसने मुंबई में इन कत्लों को अंजाम दिया था, क्या वही कातिल बाद में कोलकाता पहुंचा और बहुत सारी वारदातें की, या फिर कोलकाता वाला कातिल कोई अलग इंसान था, या फिर ये किसी एक ही शख्स का काम था, या फिर यूं कहें कि इसे एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया। मुंबई पुलिस की तरह ही कोलकाता पुलिस को भी उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद अचानक से 26 साल बाद 2016 में असम के गुवाहाटी में ये खबर सामने आती है कि स्टोनमैन इज बैक, और वहां भी ऐसे 3 कत्ल होते हैं। मगर भगवान का शुक्र है कि ये गिनती सिर्फ 3 तक में ही रुक गई, और इसकी वजह से वहां के लोगों में भी बहुत दहशत फैल सकती थी। लेकिन गुवाहाटी पुलिस को भी स्टोनमैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पर 1985 में मुंबई में जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके 3 साल बाद 1988 में खत्म होने के बाद 1989 में कोलकाता में फिर शुरू हुआ, और फिर 26 साल बाद 2016 में गुवाहाटी में हुआ। जो दहशत फैली उसके लिए जिम्मेदार कौन था? क्या वो सच में आज भी है? क्या इन सभी शहरों का स्टोनमैन एक ही इंसान था? इन सभी सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, न मुंबई पुलिस के पास, न कोलकाता पुलिस के पास, और न ही गुवाहाटी पुलिस के पास। आज 2025 में भी ये केस अनसुलझा है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।